वेलकम टू आरडीएन क्लासरूम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। यही आप थोड़े 100 सब्सक्राइबर कर देते तो मैं अच्छा कमरा कर देता, तो ये उम्मीद हो जाती कि हाँ बच्चे देख रहे हैं वीडियो। और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि कैसे लग रहा है वीडियो। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक थम्स अप का ही कर दिया करिए। ये मैं नहीं कहूँगा लाइक करिए ना करिए, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूँ। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ है, इसलिए चलिए आप हम जानते हैं आप हमें आगे बढ़ाएंगे। छोड़िए ये सब बातों को। और ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है, जैकेट वैकेट पहन लिया हूँ। और आप लोग भी आई होप आप लोग भी जैकेट वैकेट पहन के बैठे होंगे। ठीक, तो आज क्लास 9 का चैप्टर है, नाम है ग्रेविटेशन। तो इसका मतलब ग्रेविटेशन होता क्या है, पहले तो इसकी डिफिनीशन देखिए। इतनी बढ़िया डिफिनीशन, ये थोड़ा न्यूटन बाबा का एप्पल वाला बनाया हूँ। ड्राइंग पे ज़्यादा जाइएगा मत, आप ही लोगों के लिए बनाया हूँ। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, आज ग्रेविटेशन सिंपल इंट्रोडक्शन आज समझेंगे होता क्या है। और भी वीडियो इसी में अटैच कर दूँगा, जिससे एक प्रॉपर आपको कहीं जाना ना पड़े। ठीक, बाकी वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ ग्रेविटेशन इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन जो है, अगर किसी भी बॉडी के पास, छोड़िए वो सब डिफिनीशन, ये पहले जानिए। अगर किसी भी बॉडी के पास मास है, कोई भी मास है, तो वो अट्रैक्शन शो करेगी, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन शो करेगी ही। ये जान लीजिए कि कोई भी बॉडी अब अगर उसके पास मास है, उसका खुद का कोई भी मास हो, तो वो क्या शो करेगा? अट्रैक्शन। अब ये जो है और ये दोनों के पास मास है, मतलब ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे ही करेंगे, ये कोई काट नहीं सकता। ठीक, अगर किसी भी आपके पास मास है, आपके बगल वालों के पास मास है, तो वो क्या करेंगे? आप दोनों अट्रैक्शन शो करेंगे ही करेंगे। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ये और ये अगर अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब तो इसको इसमें आके चिपक जाना चाहिए। ये चिपक क्यों नहीं रहा है? चिपकाने पे भी देख रहे हैं दूर भाग जा रहा है ना। ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। अगर ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में आके चिपक जाना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए ना। पर नहीं। अच्छा, मान लीजिए दो मैग्नेट हैं, मैग्नेट एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है। अगर ऐसे ही कोई और इस पर फोर्स ना लगे, तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे? चिपक जाएंगे, है ना। ऐसा होगा कि नहीं? पर मान लीजिए मैं इससे भी बड़ा मैग्नेट यहाँ पे बना दूँ, तो अब क्या करेंगे? ये दोनों आपस में नहीं चिपकेंगे, ये अट्रैक्शन शो करेंगे ये बड़े वाले मैग्नेट की तरफ, ये नीचे आना चाहेंगे। ठीक, ये क्या करना चाहेंगे? नीचे आना चाहेंगे। वैसे ही अपनी बॉडी और ये दोनों अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, पर एज़ कंपेयर टू अर्थ का मास, इसका और इसके मास की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये दोनों किस में चिपकना चाहेंगे? अर्थ में आके वो क्या करना चाहेंगे? चिपकना चाहेंगे। ठीक, सो दैट्स वाई कोई आपस में, यही होता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यह एक क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। देखिए ये मैग्नेट तो क्या, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पर इसमें रिपल्सन है ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन में क्या है? अट्रैक्शन है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रेविटेशन में अट्रैक्शन। अगर किसी बॉडी का मास है, अगर किसी भी बॉडी का क्या है?
अगर कोई मास है m और उस दूसरे बॉडी का अगर मास है तो वो पहली बात तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर इससे भी कोई बड़ी बॉडी लगा दें कहीं और उसका मास इनसे कई गुना ज़्यादा हो, उसका मास इन दोनों से कई गुना ज़्यादा हो, तो ये दोनों आपस में नहीं चिपकेंगे, ये इस पे आके चिपकना चाहेंगे। यही होता है ग्रेविटेशन सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, अगर कोई पूछे तो क्या है डिफिनीशन आपके लिए ये बनी हुई है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। आई होप आपको ग्रेविटेशन में क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक, अब चलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानते हैं। अब ये यूनिवर्सल लॉ न्यूटन बाबा थे, सर आइजैक न्यूटन। तो अब वो भाई साहब महान आदमी, एप्पल गिरा के हमारा जीवन हमारे नाश कर दिए, पर ऐसे नहीं कहूँगा मैं क्योंकि उनकी बदौलत अभी हम लोग जो जान पाए हैं थोड़े बहुत चीज़ें, वो उन्हीं की बदौलत है। ठीक, और देखिए आप एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा थोड़ा इस टॉपिक से हट के, कि अगर आदमी, पहली बात तो ये जो अपना प्रकृति है इसको जान पाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसको जान पाना बहुत ही मुश्किल है। अब हम 1% 2% जानने के बाद सोचते हैं हम अपनी प्रकृति को जान गए हैं ना, तो हम लोग 1% 2% भी नहीं जाने हैं, बहुत ही थोड़ा जाने हैं। इसको जितना आप जानेंगे उतने ही इसमें रहस्य आएंगे। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा बात हो ही रही है तो थोड़ा आज इंट्रोडक्शन है, ऐसी ऐसी बातें ही होंगी, चलिए जान लेते हैं थोड़ा। ये एग्ज़ाम्पल दिए थे हमारे, एक हैं अलग पांडे सर, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा, बहुत बेहतरीन टीचर हैं। तो जैसे कि मान लीजिए बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है, इसलिए मैं आप लोग को भी बताना चाहता हूँ। मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं, जो अच्छा पढ़ाता है वो हाँ भाई पढ़ाता है। मान लीजिए यहाँ एक आदमी है या फिर एक लड़की ले लेते हैं रिंकी, और यहाँ एक है पिंकी। अभी रिंकी को चेस खेलना अच्छे से आता है, रिंकी को चेस खेलना अच्छे से आता है, पर वहीं जो पिंकी है उसको क्या है, चेस खेलना नहीं आता है, चेस खेलना बिल्कुल ही नहीं आता है। और वो अपनी मम्मी को बताती है कि मैं जा रही हूँ आज रिंकी के साथ क्या खेलने, चेस। तो इनकी मम्मी कॉन्फ्रेंस पे रहती हैं इनके साथ, पिंकी के साथ। तो ये मान लीजिए चेस अपनी क्या है प्रकृति है, अभी इसके बारे में बताते हैं। अभी जानते हैं रिंकी पिंकी क्या कर रही हैं। मान लीजिए रिंकी जो है अपने प्यादे को क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं एक कदम। रिंकी क्या करती हैं, अपने प्यादे को यहाँ से उठाती हैं, वो एक कदम आगे बढ़ाती हैं। तो पिंकी इन्हें फ़ोन करके बताती है, मम्मा मम्मा रिंकी ने एक कदम प्यादे को, मतलब प्यादा एक कदम आगे चलता है। तो मम्मी कहती हैं ठीक है। फिर क्या करती हैं रिंकी क्या करती हैं, फिर से यहाँ से अपने घोड़े को निकालती हैं और 1 2 2.5 कदम चढ़ाती हैं। फिर ये फ़ोन करती हैं पिंकी को कि मम्मा मम्मा घोड़ा जो है वो 2.5 कदम चलता है, क्या चलता है, घोड़ा जो है 2.5 कदम चलता है। तो कहती हैं मम्मा ठीक है। फिर उसके बाद क्या करती हैं ये रिंकी, इस घोड़े को वापस लाके एक यहाँ से 1 2 2.5 फिर से यहीं लाके रख देती है। फिर ये फ़ोन करती है कि मम्मा मम्मा घोड़ा पीछे भी चलता है 2.5 कदम। तो अच्छा ये बताइए पिंकी कब सीखेगी, क्या ये सारी चीज़ें अपनी मम्मी को बता पाएंगी, सारे दाव
सीख पाएंगी? सारे दांव सीख पाएंगी कभी? मतलब ये कभी भी पूरे दांव सीख पाएंगी? नहीं। क्यों नहीं सीख पाएंगी? कि हर एक मूव में, हर एक जो ये मूव जानती हैं वो सारे मूव ये नहीं सीख पाएंगी। क्यों? क्योंकि हर एक मूव में एक नई बात है। वैसे ही ये हमारी क्या है, प्रकृति। अगर हम एक चीज़ जानेंगे तो फिर वो दूसरी चीज़ दिखाएगी, फिर दूसरी चीज़ जानेंगे तो तीसरी चीज़ दिखाएंगे। तो हम कभी उसे जान नहीं सकते हैं, इतनी वो मतलब चेस की तरह है। ठीक, चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गई, थोड़ा अपने सिलेबस पे आ जाते हैं। आज इंट्रोडक्शन है थोड़ा, मैं सोचा बता दूं। तो वैसे ग्रेविटेशन भी इसी का एक पार्ट है, अपने प्रकृति का ही एक क्या है, पार्ट है। ठीक, तो यूनिवर्सल जो हमारे न्यूटन बाबा थे वो दिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो बोलते क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, हाँ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। जो है जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में, वो क्या करते हैं, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, जिसके पास मास हो, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है। ठीक, with with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of, ये रुक जाइए, छोड़िए ये सब बातें, हम आपको इसमें बताते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट वहीं पे है m2। ठीक, इसके जो है सेंटर से और इसके सेंटर तक की डिस्टेंस हम ले लेते हैं r। ठीक, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, r। ठीक, और इनके बीच में जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, ये इसको, ये वाला इसको इधर खींचना चाहेगा और ये वाला मास इसको इधर खींचना चाहेगा और ये वाला मास क्या करना चाहेगा, इसको इधर खींचना चाहेगा। तो इन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स लग रही है, उसे हम लेट कर लेते हैं F। ठीक, तो अब बोल क्या रहे हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है m1 m2 इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर है। जो ये फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दोनों मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them। और इनके जो डिस्टेंस है उसके ये फोर्स जो है, ये वाला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब समझ रहे हैं, उल्टा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक, फिर से जान लीजिए, अगर हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस मतलब कम होगी। ठीक, और अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम होगी, पर कितने पे कम होगी ये भी तो जानना। अगर अच्छा मान लीजिए, अगर ये ऐसे सिंपल लिख रहा था 1/r। ठीक, तो मतलब फोर्स बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे फोर्स उतना ही वो डिस्टेंस कम होगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे लग गया है स्क्वायर, मतलब अगर हम आर बढ़ाएंगे तो फोर्स जो है 2 गुना कम होगी, क्योंकि स्क्वायर है ना। या फिर फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस इसकी 2 गुना कम होगी। समझ रहे हैं कि नहीं, नहीं समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए, अभी तो ये सिंपल ही कैसे है, ये सिंपल ऐसे लिखा हुआ है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मतलब जितना ये फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही ये डिस्टेंस कम होगा। पर जब स्क्वायर आ जा रहा है, स्क्वायर ये आ जा रहा है ना, एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के स्क्वायर है, मतलब ये 2 गुना हो जा रहा है, मतलब इसका डबल हो जा रहा है ना, स्क्वायर हो जा रहा है। तो जितना ये बढ़ाएंगे उतना ही 2 गुना ये कम होगी, और ये जितना बढ़ाएंगे उसके 2 गुना ये डिस्टेंस कम होगी। ठीक, ऐसे है। नहीं समझ में आया तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आई होप ये तो सिंपल चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए।
अब इन दोनों को आपस में मिलाए तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। ठीक, लेकिन आप कहेंगे सर ये तो कोई फार्मूला हुआ ही नहीं, ये तो मैंने कहीं फार्मूला देखा ही नहीं है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा तो कोई फार्मूला ही नहीं है। तो ये प्रोपोर्शनल थोड़ी ना रहता है सर, इक्वल होता है हमेशा, हम तो प्रोपोर्शनैलिटी जानते नहीं हैं। तो क्या करेंगे, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी ये वाला साइन हटाते हैं तो एक हमेशा ज़रूरी है कांस्टेंट लाना। ठीक, तो वो कांस्टेंट का काम यहाँ करता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ले भैया, अब जी क्या है, जी क्या है, जी है यूनिवर्सल, क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी जो है वो है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है, क्यों यूनिवर्सल कहा गया, सिर्फ कांस्टेंट ही बोल देते, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यूनिट अभी इसकी लगाते हैं, आप ही लगाएंगे खुद, आपसे सिखवाऊंगा कैसे यूनिट लगाते हैं। तो पहले ये जानते हैं इसकी वैल्यू क्यों क्यों यूनिवर्सल पड़ रहा है इसका नाम। इसका मतलब ये है कि ये पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी कोई भी दो मास ले लीजिए, आप किसी भी मास का अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप ये जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आप कहीं भी रख दीजिए, तो वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब मान लीजिए आपको निकालना है मून का मास, फोर्स निकालना है, मून और अर्थ के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है, तो जी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, मास ऑफ अर्थ एम, मास ऑफ ई और मास ऑफ एम, और उनके बीच की दूरी कितनी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपकी पूरे ब्रह्मांड में सेम रहेगी, आप चाहे जहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, वही चीज़ है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आइए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब कैसे वैल्यू निकलेगी इसकी, यूनिट मतलब F इज़ टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही बनाया ना। अब हमें जी की यूनिट निकालनी है। ठीक, तो अब आर स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। न्यूटन का क्या होता है, मतलब बता ही दी, फोर्स को किस में, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और डिस्टेंस किस में होती है, मीटर, पर यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मास मतलब केजी, केजी का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई जी इजकल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होती है आपकी वैल्यू किसकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक, और इसके बारे में हाँ, ये वैल्यू आप पर एकदम अच्छे से याद करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वैल्यू एकदम मुंह पे होनी चाहिए। ठीक, आज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही, और अगर आपको अभी आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, इसी वीडियो में कोलैब कर दूंगा जिससे एक ही वीडियो बने। ठीक, थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से पूरी वीडियो नहीं रहेगी, इसके में ही अटैच करके दूसरे मोबाइल से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। गार्डियन क्लासरूम, तो क्या हाल चाल है आपके, आई होप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे, और मौज मस्ती तो रुकनी नहीं चाहिए, वो तो धर्म सिद्ध अधिकार है आपका। ठीक।
ठीक, यही है। फिर 9th के बाद तो फिर आप लोग आ जाएंगे 10th में, और फिर 10th के बाद आप लोग मौज मस्ती बदल जाती है जिम्मेदारियों में। ठीक, तो चलिए आइए आज मौज से पढ़ते हैं ड्राइंग बनाते हुए आपका अपना चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक, तो चलिए जानते हैं क्या होता है ग्रेविटेशन। बता ही दिया था, सॉरी, ग्रेविटेशन तो बता ही दिया था। वीडियो नहीं देखी है तो बैक करिए, इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा, वैसे परेशान नहीं करूंगा आप लोगों को ज़्यादा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट। अब ये क्या है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब क्या चीज़ पढ़ाते रहते हैं। तो चलिए एक ड्राइंग बनाता हूँ। कह रहे अरे नो सर, अब ड्राइंग ना पढ़ाइए, इतना बड़ा अत्याचार ना करिए, बार बार आप अपनी ड्राइंग बना। वाह भाई साहब, क्या गोला बना है। कोई वो नहीं चाहिए मुझे, स्मार्ट बोर्ड मैं ऐसे ही बना देता हूँ गोला। ये मान लीजिए है ये चिंकी। ये मान लेते हैं टिंकी है। टिंकी जो है खड़ी हैं अर्थ पे, ठीक, और अर्थ का मास m है। चिंकी का मास ले लेते हैं mc, और टिंकी का मास ले लेते हैं mt। ओके, तो चिंकी जानना चाहती हैं कि जो अर्थ है वो इनके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। अर्थ जो है इनके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो हम लोगों ने जान लिया था F इजकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अब चिंकी के नाभि से देखा जाएगा तो उसका तो एग्जैक्टली ले ही लेते हैं अर्थ का रेडियस, क्या फालतू उनके नाभि भाभी, कितना ही दूरी होगी। ठीक, तो अब ले लेते हैं इसमें, तो फोर्स ऑन चिंकी Fc, जी मास, अर्थ का जो मास है उसे हम कैपिटल M ले लेते हैं, और जो चिंकी का मास है उसको तो हम MC जानते ही हैं, अपॉन रेडियस, इनके बीच की दूरी क्या लेते हैं, अर्थ का जो रेडियस है वो r स्क्वायर ले लेते हैं। ये आ गया आपका चिंकी के ऊपर कितना ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है उसका। अब टिंकी भी खुश हुई, मुझे भी जानना है मेरे ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो फोर्स ऑन टिंकी इज इक्वल टू, खड़ी तो वो भी अर्थ पे है। हाँ, अभी आप तो सोच रहे होंगे टपक ना जाए सर, क्या बात करते हो यार, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होगी ना, चपकाया हुआ है, टपक थोड़ी ना जाएगी नीचे। Gm अपॉन r स्क्वायर, सॉरी MC नहीं है, तो टिंकी का मास निकालना है ना, तो टिंकी का मास ले लेते हैं, MT लिए थे। ये आ गया फोर्स ऑन चिंकी टिंकी। पर आप इसमें एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, जो है ये m1 m2 Gm अपॉन r स्क्वायर, Gm अपॉन r स्क्वायर, ये दोनों में ही कॉमन है ना, दोनों में ही ये तो कॉमन है। तो Gm अपॉन r स्क्वायर को मैं क्या ले लेता हूँ, एक स्मॉल g, और ये स्मॉल g ही आपका क्या है, इट इज़ अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, यही आपका जी जो है क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मान लीजिए यहाँ एक कोई और है, इनके ऊपर क्या लग रही होगी फोर्स, मान लीजिए इनका नाम दे देते हैं अदिति, नाम दे देते हैं अदिति, ठीक, ए है, तो F इज इक्वल टू जी कैपिटल M, क्योंकि ये भी अर्थ पे ही खड़ी हैं, और MA अपॉन R स्क्वायर। तो इनके में भी तो ये G, तो कांस्टेंट G की वैल्यू क्या है,
जी की वैल्यू हमारी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक। और मास ऑफ अर्थ कितना होता है? मास ऑफ EARTH, मास ऑफ अर्थ आपका होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है आपका 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक, ये जानते रहिएगा। तो अब अदिति पे क्या फोर्स लग रहा है? F इजक्वल टू जी कैपिटल MA अपॉन R स्क्वायर। ठीक। अब ये तो बता दिए सर आप कि R स्क्वायर पर ये G है, यही आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। पर इसकी वैल्यू भी तो कुछ होगी, तो वैल्यू निकालना है। सिंपल फॉर्मूला दे ही दिया हूँ। तो आप करिए क्या, आप करिए कुछ इस प्रकार से कि आप रखिए यहाँ जी की वैल्यू हमारी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फिर इसको करिए 6, मास ऑफ अर्थ रखिए 6.104 अपॉन इसका मास ऑफ रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए की पावर 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो आपको वैल्यू मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? जी की। यही आपकी वैल्यू क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लेंगे, तो उसमें घबराइएगा मत। ठीक। तो ये ऐसे आप ऐसे किसी भी आप किसका, जैसे कि किसी भी प्लैनेट का आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें जानना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास मून का, ठीक, तो अब मून पहले तो बात कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हर जगह सेम ही रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फिर मास ऑफ मून क्या होता है? 7.36 इंटू 10⁻22 अपॉन रेडियस ऑफ मून क्या होता है? 1.74 इंटू 10⁻6। ठीक। जब आप इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो इसकी मून की ग्रेविटी आती है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है आपकी मून की वैल्यू, सॉरी मून के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू। ठीक। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई हो। समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा इसे इरेज करें। ये वैल्यू नोट कर लीजिएगा मून की, और ये वो करिए चाहे ना करिए, पर ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए एक चीज़ और जानते हैं। अब आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, मतलब आपके आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा भगवान जाने, पर मैं जब पढ़ रहा था मेरे पास मुझे एक क्वेश्चन आया था कि सर इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही क्यों कहते हैं? रजाई मेरे दिख रही है, सॉरी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी क्यों नहीं कहते हैं? ये क्यों इसका नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पड़ा? तो क्वेश्चन तो जायज़ था। और मेरे एक सर थे नहीं, सर हैं भी, अभी कहीं गए नहीं हैं, सर हैं। उनका नाम है श्री 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 अलग पांडे सर। मैं उनका बैच लिया था, तो उसमें मैं कमेंट डाला था, तो उन्होंने प्रॉपर आंसर दिया कि इसकी वैल्यू क्यों आपकी ऐसे पड़ रही है। अच्छा, ये जो आपकी वैल्यू आई है GM/R स्क्वायर इंटू एम, ये चीज़ कांस्टेंट है, ठीक, मास ऑफ चिंकी। तो अच्छा, आप ये कहीं पढ़े हैं? मास ऑफ फोर्स इक्वल टू दिस इंटू एम,
एम इजकल टू एम ए, फोर्स इजकल टू एम ए। तो ये जो दिस है यही आपका एक्सेलरेशन है, तो इसीलिए इसको हम जी इंटू एम सी करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए अब आपको वैल्यू पता चल गई है। अब मास ऑफ पवन निकालना हो तो जी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए जो मास होगा पवन का। ठीक, और इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी बॉडी, क्या हो गया ये, या फिर एनी बॉडी इन एनी प्लैनेट। अरे सर, प्लांट लिख डाल रहे हैं आप, प्लैनेट होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला निकला, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी एम सी। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू एम जी। ये वेट होता है जो आप अपने वेइंग मशीन पे अपना वेट देखते हैं। जो वेइंग मशीन जो नहीं होती जिसपे वज़न आप तौलते हैं, उस पे आपका क्या आता है, वेट आता है, ना कि मास। उस पे जो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई करके आपका मास, सॉरी, वेट आता है। ठीक, अब अगर आप वही वेइंग मशीन आप लेके चले जाइए मून पे, तो वहाँ आपका वेट कुछ और आएगा। ठीक, और इसको इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर वीडियो अगर आप पूरी देख लें तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ग्रेविटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ भैया। अगर कोई आदमी, मान लीजिए आप वेइंग मशीन लेके गए उसे अर्थ पे, अच्छा आप क्या निकाले थे मून का, जी इक्वल टू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ का क्या निकाले, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन जो आ रहा है फोर्स, वो है जी इज इक्वल टू 1/6 जी एम इक्वल टू 1/6 जी एम जी, 1/6 ही हो जा रहा है ना, हाँ सही है, 1/6 एम जी। ठीक, अगर किसी आदमी का मास धरती पे मान लीजिए 120 किलो है, अरे भाई, तो उसी आदमी का मास अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो उसी आदमी का मास आपको मून पे ले जाने के बाद, सॉरी मास नहीं, वेट, मून पे ले जाने के बाद 20 किलो दिखेगा। उसी आदमी का मास मून पे क्या दिखेगा, 20। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो, और ना समझ में आया हो तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। अभी इसको यहाँ आज इतना ही पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।